हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर फिजिक्स। लास्ट वीडियोस में हमने देखे थे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, और आज के वीडियो में एनसीईआरटी के वीडियोस के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो है सीबीएसई के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये भी कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पर हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्लस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आगे के लिए ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिया हुआ है, आप देख सकते हैं सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। टू चार्जेस ए, एक चार्ज है जिसका नाम ए है, उसमें चार्ज कितना है Q है। दूसरा चार्ज है उसका नाम है B, उसमें चार्ज कितना है 2Q है। दे आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0,0, यानी एक जो A वाला चार्ज है वो 0,0 यानी ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और दूसरा जो B चार्ज है वो A, पे है। ठीक है। लेट I एंड G बी द यूनिट वेक्टर। हमें पता है I और J जो है यूनिट वेक्टर्स होते हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं और आगे चलते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। x एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो इस्तेमाल होता है उसको हम आई कैप बोलते हैं। y वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है y एक्सिस में उसको हम j कैप बोलते हैं। ये हमारा ओरिजिन है 0,0, इसको हम O बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है 0,0 में कौन सा चार्ज है A, तो हम यहाँ पर बेटर एक नाम ले लेते हैं। A चार्ज कहाँ है हमारा 0,0 पे, और A पे हमारा दूसरा चार्ज है B। यानी मान लीजिए अगर ये A है ऑन दी x एक्सिस और ये A है ऑन दी y एक्सिस, तो हमारा ये जो पॉइंट होगा यहाँ से ये और यहाँ से ये A पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा B पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, ठीक। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम इस B पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेंगे, लाइन A से B तक ज्वाइन करने वाले, क्योंकि जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे अलोंग दी लाइन AB ही एक्ट होंगे, ठीक है। फर्दर यहाँ पे जब हम लाइन बना रहे हैं तो हमें फोर्स की डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। हमें पता है A पे चार्ज कितना है Q और B पे चार्ज कितना होगा 2Q, ठीक है। दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होने की वजह से कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन हमें कौन सा वाला फोर्स फाइंड करना है, बाय A ऑन B, यानी हमें A की वजह से B पे ऑन B के ऊपर पता करना है। तो हमें B पे ही रहना है, तो B पे पता करना है किसकी वजह से, A की वजह से पता करना है, ठीक है। तो किधर की तरफ होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो B पे पता करना, हम यहाँ खड़े हैं तो किधर की तरफ हम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज ऑफ A से दूर एक्सपीरियंस करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो फोर्स होगा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स FAB, ठीक है। इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे। तो हमने डायग्रामेटिकली तो दिखा दिया है, अब हम इसी चीज़ को फाइंड करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए। लेट अस से कि A से B तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम R कह देते हैं। R वेक्टर है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम A टू B। तो हम दिखाना चाहते हैं फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ A, ठीक है। तो FBA लिखेंगे हम, यहाँ पे हम भी FBA लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं K टाइम्स Q1 Q2, यानी ये हमारा चार्ज हो गया पहला चार्ज, मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा दूसरा चार्ज, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिख देंगे। तो अभी के लिए हम डिस्टेंस को R² बोल देते हैं, ठीक है। ओके, R² इज द डिस्टेंस बिटवीन देम A एंड B। और अगर हम इसमें वेक्टर साइन यूज कर रहे हैं तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो लेट द डायरेक्शन बी अलोंग दी रेडियस वेक्टर। ये जो हमने रेडियस वेक्टर लिखा है ना, इसी के अलोंग हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको भी हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो R है ना, इसका
हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका हमें डायरेक्शन भी निकालना है। तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर अगर हम आर वेक्टर लिख रहे हैं तो आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो अगर हमें आर वेक्टर लिखना है तो हम ये 11th क्लास में पढ़ते हैं किस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का तरीका होता है। अगर हमें कुछ भी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया है तो हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ये आर वेक्टर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, x2 ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है a, x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो आई विल राइट a माइनस 0 आई कैप प्लस y2 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू 0, तो a माइनस 0 अगेन j कैप। सो हमारा r वेक्टर क्या निकल के आया, a आई कैप प्लस a j कैप, ठीक है। ये हमारा r वेक्टर निकल के आया। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये हमारा निकल जाएगा √2 इंटू ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, आर की। और अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर को जब भी हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें आर कैप मिल जाएगा। तो ये जो आर कैप की वैल्यू है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, ए आई प्लस ए जे, और इसको √2a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए आई प्लस ए जे अपॉन √2a, ठीक है। ये जब हमारा निकल जाएगा तब हम ये वैल्यू आर कैप की यहाँ पुट कर देंगे और आर की जो ये वैल्यू है √2a इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा आसानी से। तो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो सी हाउ द आंसर कम्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा आर कैप है उसकी वैल्यू होगी आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये ए आई हम अलग अलग कर देंगे तो ये √2a बन जाएगा प्लस ए जे √2a। ए कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए ऊपर का और ए नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/√2। इसी तरीके से नीचे का ए ऊपर का ए कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/√2 जे हो जाएगा। तो ये हमारा आर कैप निकल गया। अब हमें सब वैल्यू पुट कर देनी है। एफ वेक्टर एफ पी ए इज इक्वल टू के टाइम्स, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ए स्क्वायर, और आर कैप की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। अब इसमें जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं और इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया आंसर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये √2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, आई प्लस जे। तो ये हमारा जो है फोर्स की वैल्यू निकल गई। फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ये क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ये कॉन्सेप्ट जो हमने उठाया है ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। आपका एक रिविजन ज़रूरी है अगर आपको वेक्टर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे
से मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था। इट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन। लेकिन अब हम जो करने वाले हैं वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करना होगा। द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट चार्ज situated at a distance r from a short electric dipole on its axis experiences a force F if the distance of the charge is 2r. The force on the charge will be, the options are F by 16, B option, F by 8, C option, F by 4, and D option, F by 2. These are the 4 options. Please go through the questions once more. A point charge, एक point charge है that is situated at a distance of r from a short electric dipole. अच्छा, ये डाइपोल क्या होता है इसके बारे में तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अब मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ही कंसेप्ट है डाइपोल के बारे में। On its axis experiences a force F. If the distance of the charge is 2r, the force on the charge will be. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड देखने को मिला है, तो हम इसको जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो। ठीक है, माइनस और प्लस हो, इसका चार्ज भी क्यू हो, इसका चार्ज भी क्यू हो, बस साइन ऑपोजिट होना चाहिए, और इनके बीच में डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2a। ठीक है, तो सच अ सिस्टम इन विच देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस of same magnitude and which is separated by a certain distance, this kind of system is known as electric dipole. Now we are going to talk about electric dipole on its axis. ठीक है, तो हम एक्सिस पे, ये एक्सिस हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इस एक्सिस में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है for with by a point charge which is situated at a distance r from a short electric dipole on its axis experiences a force F. If the distance of the charge is 2r, the force on the charge will be. तो ये जो डिस्टेंस हमने ले ली है 2r ले ली है, ठीक है, सॉरी ये डिस्टेंस 2a है, लेकिन इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से हमने एक्सिस में एक जगह चूज कर ली जहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर किया। तो लेट अस से द पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट पॉइंट P। ठीक है, लेट दिस बी द पॉइंट P एंड लेट दिस बी द पॉइंट O। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है इसको हम R बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं एक पॉइंट चार्ज है विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस R। पॉइंट चार्ज यानी P पे जो चार्ज है वो R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, कहाँ से, फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल है, ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F, यानी इस पे एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, ठीक है, यानी अगर इस डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया इतना, यानी इस पॉइंट चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया, देन द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी। ठीक है, तो जब हम एक्सिस पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल
डाइपोल का एक्सिस पे जो फोर्स होता है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस तरीके से वेरी करती है, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ये किस तरीके से वेरी करती है. इट वेरीज एज k टाइम्स 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है, into unit vector r cap which is showing the direction. Okay, what is this p? This p is known as electric dipole moment. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल p से. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज. ये चार्ज सेम वैल्यू के होते हैं तो कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके डिस्टेंस के साथ. दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको दे देगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस चार्ज टुवर्ड्स प्लस चार्ज. तो अगर मुझे इस डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट बनाना पड़े तो मैं पी कैप की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ दिखाऊंगी, माइनस से प्लस की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट दे चुकी हूँ. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस माइनस एंड प्लस. ठीक है, सेम वैल्यू के, और इनका बीच का जो सेपरेशन है उसको हम 2a बोल देते हैं. और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट इज q मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस टू प्लस. This is about the electric dipole moment. Now we come to the electric field at any point of the axis. यानी इस एक्सिस पे कहीं पर भी अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख गया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एक्सिस होती है वो किस तरीके से डिस्टेंस के साथ बदल रही है. डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जहाँ पर हम अपना पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, तो इस डिस्टेंस के साथ कैसे बदल रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जो भी हमारे पास कूलम फोर्स होता है दैट डिवाइडेड बाय दी जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया. ठीक है, तो अगर हमको फोर्स फाइंड करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, फोर्स फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है. तो k टाइम्स 2p अपॉन आर क्यूब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, और ये आर कैप तो हमारे पास था ही. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर क्यूब, डिस्टेंस के क्यूब के साथ. तो अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, आर की जगह 2r हो जाता है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा. यानी फोर्स किस तरीके से बदल रहा है, फोर्स बदल जाएगा, नया वाला फोर्स बन जाएगा F/8. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज F/8 क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है. So this will be the complete description of the question which came. Although the concept of electric dipole and electric dipole moment as well as the value of electric field at the axis, all these things I have taught in the new video. तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि इनके बारे में मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दिया है. और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ में आया हो. आपको सिर्फ ये समझना है कि एक्सिस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर क्यूब के टर्म्स में वेरी करती है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के टर्म्स में वेरी करेगी तो फोर्स भी हमारा क्या करेगा, आर क्यूब के टर्म्स में वेरी करेगा. और सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस को r से 2r बढ़ा देते हैं, मतलब डबल कर देते हैं,
तो डबल का जो क्यूब होगा वो कितना होगा 8, तो f/8 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन विच केम इन CBSE 2023. Now we come to another question which came in year 2022 and it is based on the superposition of the charges. तो superposition का वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बना चुकी हूँ मैं, तो आप उस पर जाके एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो उस वीडियो को देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डील करने वाले हैं CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है 2022. It says, it is also multiple choice question. It says 3 charges Q minus Q and Q naught are placed. ठीक है, इसमें एक फिगर दे रखा है. The magnitude of the net force on the charge Q naught at point O is, the options are given to you as 0, second option 2k q naught upon a square, third option under root of 2k q naught upon a square, and D option 1 by root 2 k q naught upon a square. And the figure which is given in the question, it is like this. There are two axes y and x. Now there is a point charge here that is labeled as q naught. ठीक है, ये q naught point charge है और इससे a डिस्टेंस दूर x एक्सिस पे आपका एक चार्ज रखा है जिसको हम q बोल रहे हैं, और इससे a डिस्टेंस दूर y डिस्टेंस पे y एक्सिस में आपका एक और चार्ज रखा है -q. तो ये आपका फिगर दे रखा है. तो आपसे बोला गया कि आपके पास 3 चार्जेस हैं, एक q चार्ज है, एक q नॉट चार्ज है और एक -q चार्ज है, और ये चार्जेस आपस में a डिस्टेंस में है. ठीक है, सिचुएटेड है लाइक दिस व्हिच इज शोन इन द फिगर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज. ठीक है, तो इस फोर्स का जो नेट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका वैल्यू निकालना ऑन द चार्ज q नॉट यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आपको फोर्स की वैल्यू कहाँ निकालनी है. तो आपको इसको ध्यान रखना है कि आपको फोर्स की वैल्यू जिस जगह पूछी गई है वहीं निकालें, कहीं और निकालेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर. तो कहाँ निकालना है हमको, q नॉट पे निकालना है. तो q नॉट पे आते हैं, यहीं से हम सारी बातें करेंगे. तो हम देख सकते हैं q नॉट का जो डिस्टेंस है q चार्ज से वो a है, और अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा. तो हम तो यहाँ बैठे हैं तो हमको पता करना है कि q की वजह से हमारा डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, हमें दूर जाना है. तो हमारा एक जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा इस चार्ज की वजह से. ठीक है, तो इसको हम F बोल देते हैं. ठीक है, इसी तरीके से इसको F1 बोल देते हैं. इसी तरीके से ये हमारा माइनस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है. अगर हमको इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स देखना है तो टुवर्ड्स द चार्ज यानी इधर होगा. तो हमारा F2 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा. तो F2 कौन सा फोर्स है, बिकॉज ऑफ -q ऑन q नॉट. F1 कौन सा फोर्स है, बिकॉज ऑफ q ऑन q नॉट. तो हम देख रहे हैं एक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ है और एक फोर्स हमारा -x एक्सिस की तरफ है. ठीक है, तो हम दोनों को देखें अगर ध्यान से, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, दिस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे आप क्लास 11th में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक फोर्स यहाँ है, दूसरा फोर्स यहाँ है. ठीक है, मैं अलग से बना दे रही हूँ डायग्राम ताकि आपको दिक्कत ना हो, और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए और इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए ऐसे. तो ये हो जाएगा आपका F वेक्टर नेट फोर्स. तो F वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1
into F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री। और हमें पता है कि cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये तो पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये पता है कि जितना डिस्टेंस Q का Q0 से है उतना ही डिस्टेंस माइनस Q का Q0 से है, तो डिस्टेंस सेम है। फर्दर ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम है, तो हमारा जो फोर्स होगा F1 और F2 दोनों वैल्यू सेम होंगी। आप देख सकते हैं F1 शुड बी रिटन एज K Q इंटू Q0 अपॉन A स्क्वायर। ऐसे ही F2 कैसे लिखा जाएगा, K टाइम्स Q इंटू Q0, माइनस साइन नहीं लिखेंगे, हमें पता है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू सेम है ना। दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से अगर हम दो सेम चीज़ का ले रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2, इसको हम अगर f डैश मान लेते हैं, f डैश, ठीक है, या f डैश नहीं मान के f1 का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि f1 और f2 क्या है बराबर है, तो हम इसको f1 लिख रहे हैं, इसको भी f1 लिख रहे हैं, ठीक है, तो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स f1, और f1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये वैल्यू है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेम ही है, तो ये हो जाएगा k टाइम्स Q0 अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, आपका ये आ गया नेट फोर्स। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको उससे मैच करता हुआ नजर आ रहा है वही आपका आंसर है। सो इट सीम्स लाइक सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सो हियर इट इज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया है, दो वेक्टर्स हैं, फोर्स वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो उसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाया। जब भी दो वेक्टर्स होंगे तो हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कहाँ नहीं समझ में आया है, हम उसके लिए आपको और डिटेल्ड वीडियो सेंड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस next question is also asked in CBSE exam 2022, and this question is much more in डिटेल्ड इन वर्ड्स, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईजी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन सेज देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स W, X, Y एंड Z। 4 ऑब्जेक्ट है, सभी का चार्ज सेम है, ईच विथ चार्ज प्लस Q are held fixed at 4 points of a square of side D. Objects X and Z are on midpoints of the sides of the square. The electrostatic force exerted by object W on object X is F. Then the magnitude of the force exerted by object W on Z is, the options are
f by 7, B option, f by 5, C option, f by 3, and D option, f by 2. The figure which is given in the question, it is like this, that there is a square over here, and on this square 4 objects are kept, W, X, Y, and Z. Okay, and the distance, that is this distance, one of the sides is D. It is given to you. Okay, और आपको ये दिया हुआ है, देखिए 4 ऑब्जेक्ट्स, चारों ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन आप देख लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, all are having same charge, that is plus QE है सबका charge, are held fixed at 4 points of a square of side D. Square है तो side, सारे sides same ही है. Objects X and Z are on mid points, यानी X और Z दोनों mid point पे हैं, ठीक है, यानी D by 2 distance पे होते होंगे. Of the square, the electrostatic force exerted by object W, W ने किस पे exert किया force? X पे, W ने X पे, ये भी Q है, ये भी Q है, प्लस प्लस, तो किधर जाएगा? X पे अगर force exert कर रहा है तो force किधर जाएगा? इधर, ठीक है, और वो force कितने वैल्यू का है? F वैल्यू का है, ठीक है. Then the magnitude of force exerted by object W on X, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका लाइन जॉइंट कौन सा है? ये है, तो इसके अलोंग किधर जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए, ठीक है. ये वाला फोर्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसे आसानी से. देखिए इधर ध्यान से, जब यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, ये F1 फोर्स मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, ठीक है. तो जब W से X पे बात हो रही है, तो W और X के बीच के अगर हमें डिस्टेंस पता है, दोनों के चार्जेस तो पता है ही, तो हमें F1 पता चल जाएगा. फर्दर अगर हमें W और Z के बीच का डिस्टेंस पता है, हमको इसका चार्जेस पता है, तो हम आसानी से F2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ देखिए, अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है. ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी? हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? D हो गई, और ये मिड पॉइंट है तो ये D by 2 हो गई. ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D by 2 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं. लेट अस से दैट दिस डिस्टेंस इज D, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज D by 2, यहाँ से यहाँ तक. तो ये डिस्टेंस अगर हम x ले रहे हैं तो हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस स्क्वायर, डी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो 1 + 4, 1/4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5/2 इंटू डी, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हमें फोर्स निकालना है F2, ठीक है. तो F2 कितना होगा? K टाइम्स Q1 इंटू Q2, ये Q है और ये भी Q है, तो हो जाएगा Q² अपॉन x², दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x². तो हम इसको लिखेंगे K टाइम्स Q² अपॉन x की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 5/2d, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने से 5 का अंडर रूट तो हट जाएगा, और ये d² बन जाएगा, और ये 4 बन जाएगा, तो d²/4 हो गया, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो F1 की वैल्यू ये जो लिखी है हमने, ये F1 क्या है? व्हाट इज दिस F1? दिस इज इक्वल टू K टाइम्स, इसकी वैल्यू Q है, इसकी वैल्यू Q है, Q² डिवाइडेड बाय d²/4, d²/4, ये F1 की वैल्यू है. इस वैल्यू को यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम 5 को हटा दें तो ये पूरी चीज़ क्या है? F1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं F1/5, और F1 को ही हम क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? F, तो ये हो गया F/5, यानी जो F2 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? F/5. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख के सोचना था क्या फॉर्मूला लगेगा करके,
तो आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ पर भी हमको फोर्स निकालना है हमको वैल्यू पता होनी चाहिए चार्ज की और उनके बीच का डिस्टेंस, तो हमारा काम बन जाएगा। और अकॉर्डिंगली आप उसके अकॉर्डिंग F1 भी निकाल लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन विच केम इन द ईयर 2022। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सब खत्म हो गया है, अब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 4 point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC which is equal to 2 microcoulomb and QD which is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? ठीक है, तो let's see. There are 4 point charges which are kept on these points of a square. तो हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और इस स्क्वायर में हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। सभी साइड्स हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हमारे पास QA पे प्लस चार्ज है और उतना ही चार्ज हमारा C पर है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो ये प्लस Q है तो ये भी प्लस Q है। ठीक है, U1 Q1 ले लेते हैं हम लोग, वैल्यू तो सेम ही है, देखिए 2 और 2 है ना, इसलिए वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम है, इसलिए मैंने यहाँ भी प्लस Q1 लिखा, यहाँ भी प्लस Q1 लिखा। अब आते हैं B पॉइंट और D पॉइंट पे, इनकी भी वैल्यूज देखिए सेम है, B और D की भी, तो हम इसको माइनस लिख लेते हैं Q2 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं माइनस Q2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, इसको माइक्रो बोलते हैं, विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यानी हमने एक डायगोनल ले लिया, डायगोनल्स का जो पे भी मीटिंग पॉइंट है वो हमारा सेंटर हो गया, लेट अस से दिस इज O। ठीक है, और इस O पॉइंट पे हमने एक थर्ड चार्ज रखा जिसका वैल्यू कितना है, प्लस में है 1 माइक्रोकूलम, तो इसको Q3 बोल देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आपको पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट सेंटर पे कितना फोर्स होगा, टोटल फोर्स। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, इसको सोचने वाला है क्वेश्चन, मेडिकल नहीं है ये। ठीक है, तो उसको सोचिए समझिए कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं Q1 का फोर्स ऑन Q3, ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फोर्स ऑन O बिकॉज ऑफ A। ठीक है, O पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ A, तो ये कितना होगा, ये वैल्यू उतनी ही होगी, ये डिस्टेंस सेम है ना, जो कि ये डिस्टेंस है OC। ठीक है, OA और OC डिस्टेंस सेम है,
जैसा इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वैसा ही इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, राइट। तो वैल्यू दोनों की बराबर है, ओ ए और ओ सी, ठीक है। बस फर्क क्या है कि जब ये फोर्स यहाँ लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन अवे होगी इधर, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एफ ओ ए, ठीक है। और जब सी वाला ओ पे लगाएगा तो इससे दूर करेगा इसको, ये हो जाएगा एफ ओ सी। लेकिन वैल्यू दोनों की बराबर है। अब भाई एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है और दोनों इक्वल ताकत से खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है दो फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो जो बॉडी है वो तो कहीं भी नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के, तो कहीं भी बॉडी नहीं हिलेगी, ठीक है। जैसा ये केस है वैसा ही यहाँ देखिए, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है। इसी तरीके से ये Q2 है और ये Q3 है, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, तो जो डायरेक्शन है ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो ये हो जाएगा एफ ओ डी, और ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको किधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो ये हो जाएगा एफ ओ बी। तो एफ ओ ए और एफ ओ सी बराबर है, इसी तरीके से एफ ओ डी और एफ ओ बी भी बराबर है, ठीक है, बट बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अगर हम वेक्टर्स लगा दें तो ऑपोजिट होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमको टोटल पता करना है ओ पे टोटल चार्ज, टोटल फोर्स, ठीक है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर लें। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन total force on O will be given by sum of all the forces which are acting on it, FOA plus FOB plus FOC plus FOD, okay, and we will use this in this vector summation. FOA ऐसे ही लिखा रहेगा, FOB ऐसे ही लिखा रहेगा, FOC की जगह पे या हम ऐसा कर सकते हैं एफ ओ ए की जगह पे एफ ओ सी लिख दे माइनस साइन के साथ, एफ ओ बी की जगह पे हम एफ ओ बी ही रहने दें प्लस एफ ओ सी, और एफ ओ डी की जगह पे माइनस एफ ओ बी लिख दे, ठीक है। तो ये यूज़ कर लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, और ये हो गया माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस सब मिलके ज़ीरो बना देगा, तो नेट फोर्स ऑन ओ पॉइंट इज ज़ीरो। तो आपने देखा कि जो ओ पे रखा हुआ चार्ज है उस पर नेट फोर्स ज़ीरो आ रहा है, तो वो कहीं पर भी मूव नहीं करेगा।